हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन टॉपिक के अंदर जो वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जॉन डेवी के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूसो के संबंध में पढ़ा था। आज चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जॉन डेवी का जन्म 1859 में अमेरिका में हुआ था और ये काफ़ी फेमस फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर थे। इनका जो बचपन था वो ग्रामीण इलाके में गुजरा था, इसीलिए जो पढ़ाने का पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीका होता है उसका इन्होंने विरोध किया और जो अपना शैक्षिक सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जैसे मूल्यों को जगह दी। क्योंकि जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो मूल्य यानी वैल्यूज़ होते हैं वे समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो तरीका था, इनका जो सिद्धांत था, उनके अनुसार मूल्य अपनी प्रवृत्ति में गतिशील होते हैं यानी समय के साथ बदलते रहते हैं। इसीलिए इनके विचारों को एक व्यवहारवादी रूप में या फिर प्रैग्मेटिस्ट के रूप में देखा गया। अब चलिए इनके एजुकेशनल फिलॉसफी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनका जो फिलॉसफी था वो नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म इन दोनों का ब्लेंड था, यानी इन दोनों के मिलने से बना था। नेचुरलिज्म का मतलब हुआ, जैसे रूसो ने कहा था कि जो प्रकृति होती है वही मूल तत्व है। अगर आपको बच्चों को सही तरीके से एजुकेट करना है तो उन्हें प्राकृतिक इन्वायरमेंट में प्राकृतिक तरीके से सिखाना होगा। और जो आइडियलिज्म होता है वो बोलता है कि कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, यानी हर एक टाइम में, हर एक स्पेस में वो यूनिवर्सल होते हैं, हर समय वो कांस्टेंट रहते हैं। तो इन दोनों फिलॉसफी के मिलने से जॉन डेवी का फिलॉसफी बना था। और ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं वो डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत और विलियम जेम्स के प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत, इन दोनों को मिला करके बने हैं। जैसे डार्विन का कहना था कि जो हमारी दुनिया है वो निरंतर चेंज हो रही है या आगे बढ़ रही है, यानी एक बनने की प्रक्रिया में लगी हुई है। इसी के कारण दुनिया में हर चीज़ को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। जबकि विलियम जेम्स का जो प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत था वो बोलता था कि इंसान के लिए जो अच्छा है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, वही ट्रूथ है, और उसके अलावा किसी अन्य पैरामीटर पर यह तय नहीं किया जाना चाहिए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। जिससे इंसान को फ़ायदा होता है वो सही है, जिससे उसका फ़ायदा नहीं होता है वो चीज़ें गलत हैं। जॉन डेवी के अनुसार कोई भी वैल्यूज़ इटर्नल और एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि वो समय के साथ और स्थान के साथ निरंतर बदलता रहता है। हो सकता है कि आज के समय में किसी वैल्यू की महत्ता हो, लेकिन आने वाले समय में कुछ सालों के बाद वो चीज़ें किसी काम की ना रह जाएं। उसी तरह से हो सकता है कि किसी एक स्थान पर कोई वैल्यू इंपॉर्टेंट हो, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर जाकर के उस वैल्यू की कोई कीमत नहीं रह जाती, और इनके सिद्धांत को इंस्ट्रूमेंटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आप जॉन डेवी के सिद्धांत को इंस्ट्रूमेंटलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म भी कह सकते हैं। उन्होंने एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप डिफाइन करते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर विकास के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। जैसे जब हम लोगों ने रूसो के विषय में पढ़ा था तो उन्होंने इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था और सोसाइटी को बिल्कुल ही नकार दिया था, और ये कहा था कि सोसाइटी के कारण ही व्यक्ति का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, और सारी समस्याओं का जड़ उन्होंने सोसाइटी को ही माना था। लेकिन यहाँ पे जॉन डेवी ने सोसाइटी का भी महत्व बताया है और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति विशेष का भी महत्व बताया है, यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो सोशल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित किया है। अब चलिए देख लेते हैं जॉन डेवी का जो एजुकेशनल थ्योरी था वो क्या था। तो इन्होंने एजुकेशन को डिफाइन करते हुए काफ़ी फेमस स्टेटमेंट बोला था कि एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ द लाइफ। यानी जो एजुकेशन है वो जीवन के लिए या जीवन जीने की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि वह खुद में ही जीवन है। What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life. Education is a social necessity. It is a means of social community of life. It is a means by which a person is helped to have useful and helpful experiences. तो यहाँ पे उन्होंने सोशल लाइफ के लिए एजुकेशन को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया, और अपने एक दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी शिक्षा व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सक्षम बनाएगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट हो गए जो एजुकेशन के बारे में जॉन डेवी ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने एजुकेशन को एक बाईपोलर प्रोसेस कहा, यानी इसमें दो पोल होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक हो गया आपका साइकोलॉजिकल और दूसरा हो गया सोशियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर आप बच्चों के इंटरेस्ट को, उनका क्या इंस्टिंक्ट है उसको, इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। और जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, इसमें आप उसके इन्वायरमेंट को रख सकते हैं, जहाँ बच्चा का जन्म हुआ, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो स्कूल जाता है, खेलता कूदता है,
ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर आ गई। और देखिए इनका जो एजुकेशनल थ्योरी था, इसका एनालिसिस करने पे ये पाया गया कि आप इसे 4 फंडामेंटल्स में या 4 पॉइंट्स में, 4 पिलर्स में बांट कर इसे देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट इसमें होगा वो होगा एजुकेशन एज ग्रोथ, यानी इन्होंने एजुकेशन को ग्रोथ की तरह डिफाइन किया। ग्रोथ इज़ द रियल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो रियल फंक्शन है, जो इसका वास्तविक कार्य है, वो ग्रोथ है, यानी विकास है। और ये जो विकास है वो किसी प्री डिटरमाइंड गोल की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि समय और स्थान के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहना चाहिए। इसीलिए एक टीचर की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो अपना प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकें, प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। अब जो उनका थ्योरी का सेकेंड फंडामेंटल है, यानी एजुकेशन एज लाइफ, शिक्षा जीवन के रूप में, इसे हम उनके इस स्टेटमेंट द्वारा समझ सकते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। यानी जो शिक्षा है वो जीवन के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि स्वयं में जीवन है। तो उन्होंने एजुकेशन को लाइफ से रिलेट किया और स्वयं एजुकेशन को ही इतना इम्पोर्टेंट बता दिया कि एजुकेशन ही हमारा जीवन है। फिर देखिए जो थर्ड पिलर या थर्ड पॉइंट कह सकते हैं आप जॉन डेवी के एजुकेशन थ्योरी का, वो था एजुकेशन एज सोशल इफिशियंसी। जैसे जो मैन है या जो व्यक्ति है उसे हम सोशल एनिमल कहते हैं, इसीलिए समाज का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के जीवन में। तो आप एजुकेशन को समाज से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एम बन जाता है कि इमेच्योर चाइल्ड को एक सोशल ह्यूमन बीइंग के रूप में कन्वर्ट करना। इस प्रकार से जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस बन जाता है और हर प्रकार के एजुकेशन का यही एम होना चाहिए कि आप बच्चों को एक सोशल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर सको, यानी उन्हें सामाजिक बना सको। नेक्स्ट जो उनका चौथा और आखिरी पॉइंट है वो एजुकेशन को एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस या अनुभवों के पुनर्निर्माण के रूप में देखता है। जैसे हमारे जो जॉन डेवी थे, उनका मानना था कि एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। जो सच्चा ज्ञान होता है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता। जैसे आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर उसी के बेसिस पे जब आगे आप कुछ काम करने जाएंगे तो आप अपने एक्शन को रिवाइज करेंगे या फिर उसे मॉडिफाई करेंगे कि हाँ, पिछली बार जब मैंने ये काम किया था तो उससे एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था, तो अगली बार उसे मैं दूसरे तरीके से करूँगा। तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एजुकेशन को एक्सपीरियंस से रिलेट किया और कहा कि एजुकेशन इज बाय एक्सपीरियंस, फॉर एक्सपीरियंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब देखिए उनके अनुसार जो एम ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या क्या था। तो एक प्रैग्मेटिक एजुकेशनिस्ट होने के कारण जॉन डेवी का कोई फिक्स्ड एम नहीं था एजुकेशन का कि हाँ एजुकेशन का यही एक उद्देश्य होना चाहिए, बल्कि जो एम था वो समय के साथ, स्पेस के साथ निरंतर चेंज करता रहता था। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत बदलेगी वैसे वैसे शिक्षा का उद्देश्य भी बदलना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों की जो मानसिक विकास के चरण होते हैं उसके अनुसार शिक्षा की एक निश्चित योजना प्रस्तुत की थी, निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत की थी और उनके 3 चरण बताए थे। जैसे जो पहला चरण था उसे उन्होंने खेल की अवधि यानी प्ले पीरियड के नाम से कहा और इसमें 4 से 8 साल के बच्चे आते थे। जो दूसरा उनका ग्रुप था उन्हें उन्होंने सहज ध्यान की अवधि यानी पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन कहा और इसमें उन्होंने 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया। और जो तीसरा स्टेज था उसे उन्होंने पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन कहा और इसमें 12 वर्ष के बाद के बच्चों को जगह दी। यानी फर्स्ट स्टेज का नाम दिया प्ले पीरियड, सेकेंड स्टेज का नाम दिया पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन और थर्ड स्टेज का नाम दिया पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन। अब चलिए इन तीनों स्टेजेस के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेज था यानी प्ले पीरियड था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि बच्चा घर के जीवन और व्यवसायों का अध्ययन करता है, फिर वह बड़ी सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों का अध्ययन करता है जिन पर उनका घरेलू जीवन निर्भर करता है। अंततः वह अन्य व्यवसायों और आविष्कारों के विकास और महत्व के बारे में सीखता है। और इस अवधि के अंतिम वर्ष में वह पढ़ना, लिखना और भूगोल भी सीखते हैं। जैसे इस प्ले पीरियड में हमने 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों को रखा, तो जो 8वां वर्ष होता है वहाँ पे वो पढ़ना, लिखना और जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो भी धीरे धीरे सीखते हैं। फिर जो सेकेंड स्टेज है जिसे हम लोगों ने पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन कहा, इसमें बच्चा साधन और साध्य के बीच अंतर समझता है, यानी क्या चीज़ें उसके लिए एक माध्यम है और क्या चीज़ें उनके लिए एक लास्ट एम है। या साथ ही वह बच्चा जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करने में सक्षम होता है। इस स्तर पर उसे यह समझाने के उद्देश्य से सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाया जाता है कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य ने अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया। तो ये सारी चीज़ें सेकेंड स्टेज के लिए हो गई। फिर जो उन्होंने तीसरा स्टेज बताया था रिफ्लेक्टिव अटेंशन स्टेज,
यानी चिंतनशील ध्यान की अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो स्वयं से चिंतन करने लगता है, यानी वह नई समस्याओं को उठा सकता है और उनका समाधान ढूंढ सकता है, और इस स्तर पर वह निश्चित कौशल और कला प्राप्त करता है ताकि स्कूल छोड़ने के बाद वह खुद को समाज के लिए उपयोगी और कुशल सदस्य के रूप में समायोजित कर सके। तो जो 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए ये बात कही गई कि वे चिंतनशील स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन में पहुंच जाते हैं। तो जॉन डेवी ने बच्चों के एजुकेशन को इन 3 स्टेजेस में बांट दिया। अब चलिए अपने लास्ट स्लाइड पे चलते हैं और जॉन डेवी से संबंधित कुछ लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे रूसो ने समाज की कीमत पर व्यक्ति का महिमा मंडन किया था, यानी समाज को महत्व नहीं दिया था और इंडिविजुअल को काफ़ी अधिक महत्व दिया था, और यह कोई संतुलित दृष्टिकोण नहीं था। जबकि जो जॉन डेवी हैं उन्होंने इन दोनों पक्षों को जोड़ा और एक बैलेंस अप्रोच दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक माध्यम के बिना शिक्षा असंभव है। साथ ही जॉन डेवी का एक दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है शिक्षा में लोकतंत्र को मिलाना, यानी डेमोक्रेसी का समावेशन करना। जैसे लोकतंत्र में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की बात उन्होंने की। जैसे हमारे देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जॉन डेवी का जो शिक्षा में लोकतंत्र का समावेशन का सिद्धांत था उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इनके सिद्धांत के बारे में जो अंतिम पॉइंट यहाँ लिखा गया है वो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में है कि लर्निंग बाय डूइंग को इन्होंने सपोर्ट किया था, और सीखने का ये जो तरीका है कि आप खुद से करके चीज़ों को सीखिए, ये काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी साइंटिफिक तरीका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन थिंकर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर और कृष्णमूर्ति इन तीनों के एजुकेशनल सिद्धांतों को देखेंगे और ये भी कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार से वेस्टर्न थिंकर्स की जो एजुकेशन रिलेटेड फिलॉसफीज थी उससे डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके, शेयर करके अपने अन्य मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं।